नॉर्मलता, मोलरता और फॉर्मलता में संबंध। ठीक है बेटा, हम सांद्रता वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक का नाम क्या है हमारा? टॉपिक का नाम क्या है? मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता में संबंध। ठीक है, पहले नॉर्मलता और मोलरता में संबंध देखते हैं बेटा, है ना। नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। ठीक है, चलो संबंध निकालने के लिए क्या चाहिए? देखो फॉर्मूले चाहिए, तो दोनों के फॉर्मूले लिख लो आप पहले। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है? पदार्थ की मात्रा बटा अणुभार इंटू आयतन लीटर में। ठीक है, अब नॉर्मलता का सूत्र लिखो। पदार्थ की मात्रा बटा तुल्यांकी भार इंटू आयतन। ठीक है, तुल्यांकी भार का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? तो तुल्यांकी भार हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ रखा है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? अणुभार बटा अम्ल हो तो H+, क्षार हो तो OH-। तो जब मैं तुल्यांकी भार को नॉर्मलता के फॉर्मूले में रखूंगा तो अणुभार नीचे आ जाएगा और H+ और OH- की संख्या ऊपर चली जाएगी। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बना? H+ या OH- की संख्या इंटू पदार्थ की मात्रा बटा में क्या आया नीचे? अणुभार इंटू इसमें क्या आया? आयतन लीटर में। अब आप सोचो बेटा, क्या हम इस गोले को इस गोले से कंपैरिजन कर लें? तो ये वाला गोला और ये वाला गोला सेम है, तो आंसर आया बेटा नॉर्मलता बराबर H+ या OH- की संख्या इंटू मोलरता। ठीक है, इसका एक सवाल करके बताऊं बेटा। अगर मोलरता पता हो तो H+ या OH- से गुणा कर दो, आपको नॉर्मलता मिल जाएगी। क्लियर यहां तक? एक सवाल करके बता देता हूं। 2.5 MH2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात करो। अब H2SO4 हाइड्रोजन कितने देता है? ये हाइड्रोजन आपको 2 देता है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 आ गई। तो नॉर्मलता बराबर H+ की संख्या इंटू H+ की संख्या इंटू, बोलो क्या आया बेटा यहाँ पे? मोलरता। ठीक है, H+ की संख्या 2 ले लो, मोलरता की वैल्यू 2.5 ले लो, आंसर आ गया बेटा 5। 5 के पीछे लगा दो N। ठीक है, इजी है। नॉर्मलता पता हो तो मोलरता निकाल लो, मोलरता पता हो तो नॉर्मलता निकाल लो। अब आपको मैं रिलेशन बताता हूं किस किस में, फॉर्मलता में और मोलरता में। तो फॉर्मलता का सूत्र क्या है बेटा?
पदार्थ की मात्रा बटा बटा में आएगा आपके सूत्र भार इनटू में क्या आएगा आयतन लीटर में। सूत्र भार अगर हमने देखा जैसे एसिटिक अम्ल का देखा बेटा तो इसका अणु भार कितना आया था याद करो 60 और इसका सूत्र भार कितना पड़ा रहा है टीचर 120। तो सूत्र भार क्या हो गया बेटा सूत्र भार हो गया 2 इंटू अणु भार के बराबर। अगर मैं सूत्र भार को ये रख दूं बेटा तो F बराबर पदार्थ की मात्रा बटा 2 इंटू अणुभार इंटू आयतन। और एक बात बताओ क्या ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है पदार्थ की मात्रा बटा अणुभार इंटू आयतन, इसको मोलरता बोलते हैं। तो F बराबर m/2। ठीक है। अब सर ये कभी 2 आएगा कभी 3 आएगा ये समझ में नहीं आया तो इसका तरीका बताता हूं। देखो आप सूत्र भार बनाते समय हमने क्या पढ़ा था कि 2 एसिटिक अम्ल के अणु चिपक गए थे। क्या हो गया था बेटा 2 एसिटिक अम्ल के अणु चिपक गए थे। याद आया कुछ? एक मिनट है। देखो आप एसिटिक अम्ल के अणु चिपक गए ठीक है। तो 2 अणु चिपके तो आपने देखो अगर समझो तो मोलरता में 2 का भाग दिया है ना। कमाल की बात। अगर 3 अणु चिपके होते सपोज करो आपको पता है BOH3 के 3 अणु चिपकते हैं एक दूसरे के साथ बेटा। ठीक है यहाँ तक। तो अब अगर ये 3 अणु चिपक रहे हैं तो सपोज करो क्या आया होगा बेटा Fm/3। अगर एक रूल बना लेते हैं सपोज करो 2 अणु जुड़े तो कैसे करोगे सवाल m/2। अगर सपोज करो कि 3 अणु जुड़े तो क्या करोगे बेटा F बराबर m/3 कर दो। अगर 4 अणु जुड़े सपोज करो बेटा तो क्या करोगे F बराबर m/4। ठीक है। सवाल करके बताता हूं। देखो आपको सबका एक एक उदाहरण बताता हूं। सांद्रता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। जिन बच्चों को केमिस्ट्री पर कमांड करना है या केमिस्ट्री उनको समझ में आए फिजिकल केमिस्ट्री बेटा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन सांद्रता से रिलेटेड होते हैं। अब सांद्रता कम आती है तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते बेटा, है ना। चलो देखो आप 0.4 m CS3COOH के लिए क्या निकालो F निकाल के बताओ। अब आप एक बात बताओ इसका F कैसे निकलेगा। अगर आपको पता था कि एसिटिक अम्ल के 2 अणु जुड़ते हैं तो मोलरता में 2 का भाग दे देते बेटा। तो क्या आया फॉर्मलता बराबर m/2। आया नहीं आया आंसर आ गया सर। अब बोलो m की वैल्यू कितनी है 0.4/2 तो कितना आ गया बेटा
0.2 आंसर आ गया। ठीक है, सपोज करो कि एक ए अणु है और ये क्या बनाता है, त्रिलक बनाता है। क्या बनाता है, ध्यान से सुनना। 2 अणु जुड़े तो द्विलक बोलते हैं, 3 अणु जुड़े तो त्रिलक बोलते हैं। ठीक है, ए अणु मिलकर के त्रिलक बनाता है और एम की मोलरता 0.9 है बेटा। और इसकी क्या बतानी है, फॉर्मलता बतानी है। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि जितने अणु जुड़ते हैं वो बटा में चला जाता है। तो क्या आंसर आया, m/3। अब m की वैल्यू कितनी है सर, 0.9/3, तो 0.3 आंसर सीधा है। अगर पढ़ो तो पढ़ाई सीधी है बेटा, और अगर पढ़ाई का कचरा करना है, वैसे भी मार्केट में लोग बागों ने पढ़ाई का कचरा कर रखा है। कुछ भी टीचर उटपटांग कुछ भी पढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े कोचिंगों के इंस्टीट्यूट के टीचर देखो आप, वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं। ठीक, पर नाम है सर, फेमस नाम है। तो ऐसा नहीं। इस साल का आंकड़ा बताता हूं आपको मैं। अगर 15 लाख स्टूडेंटों ने मेडिकल का एग्जाम दिया तो 12 लाख स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 23% नंबर भी नहीं ला पाए। अब आप सोचो कि पढ़ाई लिखाई का क्या लेवल है सर। ठीक, अब हम नॉर्मलता से रिलेटेड कुछ और बातें समझते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है नॉर्मलता के बिंदु। क्या नॉर्मलता और भी कहीं पर सर काम आती है या और भी चीजों से जुड़ी है क्या? हाँ, जुड़ी है बेटा। पहला, मुझे ग्राम तुल्यांक निकालना है। क्या निकालना है मुझे? सपोज करो कि ग्राम तुल्यांक डायरेक्ट निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं? नॉर्मलता का फॉर्मूला याद है आपको? ग्राम तुल्यांक की संख्या इनटू आयतन। v को क्या बोलते हैं हम? आयतन बोलते हैं। किसमें? लीटर में। अब अगर मैं इस नॉर्मलता को वापस में किससे गुणा कर दूं बेटा? v लीटर से गुणा कर दूं तो देखो, लीटर से लीटर कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या आ जाएगा? ग्राम तुल्यांक बटा v इंटू v। तो v से v कट गया, तो क्या बचा बेटा? ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक अगर आपको डायरेक्ट ज्ञात करना हो तो क्या फॉर्मूला बताया बेटा मैंने? नॉर्मलता को डायरेक्ट आयतन से गुणा कर दो, n इंटू v। ये लो बेटा, ये आपके ग्राम तुल्यांक हो गया। सपोज करो एक एग्जांपल, 2n H2SO4 अम्ल के 5 लीटर में, ठीक है, 5 लीटर में ग्राम तुल्यांक बताओ। अब बताओ, ग्राम तुल्यांक बताने के लिए क्या करूं मैं? नॉर्मलता को v से गुणा कर दो। क्या? लीटर क्या है? आयतन। आयतन को v से लिखते हैं, तो n इंटू v आंसर आ जाएगा। n का मान कितना है? 2। v का मान कितना है? 5। तो आंसर आ गया 10 ग्राम तुल्यांक।
हो गया सवाल। ठीक है, दूसरा नॉर्मलता के बिंदु पढ़ रहे हैं और बिंदु में हमने पहला बिंदु क्या पढ़ा कि ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब सेकंड बिंदु लेते हैं, मिलीग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे। मिलीग्राम तुल्यांक, मिलीग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे। पहले मिली का मतलब क्या है सर, मिली का मतलब आप भौतिक राशियों में से समझोगे बेटा तो मिली का मतलब होता है 1/1000। अगर कहीं पर 1/1000 हो तो उसे हटाकर मिली लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो अब आप नॉर्मलता का सूत्र जानते हो, ग्राम तुल्यांक बटा आयतन वी लीटर में। अब अगर मैं आयतन लीटर में ना लिख करके मिलीलीटर में लिख दूं तो बेटा, ठीक है, तो लीटर को मिलीलीटर में लिख देते हैं। तो ग्राम तुल्यांक बटा आयतन, आयतन किसमें 1000 वी मिलीलीटर, क्योंकि मैंने लीटर को मिलीलीटर में लिखा है। अब अगर मैं इसे वापस वी मिलीलीटर से गुणा करूं तो देखो क्या होगा बेटा, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया लेकिन 1000 तो बच गया, तो n इंटू वी ml का आंसर क्या आया बेटा, 1/1000 इंटू ग्राम तुल्यांक आ गया। अब 1/1000 को हटाकर मिली लगा सकते हैं तो क्या आया बेटा, मिली ग्राम तुल्यांक आया। आप बोलो ये बात समझ में आई क्या बेटा, आ गया, क्लियर हो गई यहां तक बात, आगे पढ़े। अब चलो एक क्वेश्चन कर रहे, क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं बेटा, ये क्वेश्चन है ना, कराओ क्वेश्चन 0.2, ठीक है, 0.2 n H2SO4 के, ठीक है, 50 ml में, किसमें 50 ml में मिलीग्राम तुल्यांक बताओ। ठीक है, अब नॉर्मलता को आपको डायरेक्ट VmL से गुणा कर देना था, तो 0.2 इंटू 50 ml, तो पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, तो क्या हुआ 2/10 इंटू 50, 0 से 0 कट गया, तो ये 10 मिलीग्राम तुल्यांक हो गया बेटा। ठीक है, कर दोगे ऐसा क्वेश्चन। चलो अब तीसरा बिंदु बेटा, एक ही विलयन में आयतन बढ़ा दिया जाए, ठीक है, या मोलरता या नॉर्मलता चेंज कर दी जाए बेटा। तो तीसरा बिंदु क्या कहता है, एक ही विलयन, है ना, एक ही प्रकार के विलयन या एक ही विलयन का आयतन बदल दे तो,
अगर एक ही विलयन का आयतन बदल दे तो क्या ज्ञात करना बेटा? नॉर्मलता ज्ञात करना सिखाता हूं, ठीक है। माना फर्स्ट स्थिति और सेकंड स्थिति, पहले विलयन ऐसा था, अब विलयन ऐसा हो गया। पहले इसकी नॉर्मलता n1 है और ठीक है, और इसका आयतन है v1 या v, ठीक। अब मिलाने के बाद नॉर्मलता n2 हो गई और आयतन v2 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा सर? देखो ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? पदार्थ के मिली तुल्यांक पहले भी उतने ही थे, या तुल्यांक ग्राम तुल्यांक पहले भी उतने ही थे, बाद में भी उतने ही है। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है बेटा। जैसे 2n NaOH, ठीक है, का विलयन पहले 2 लीटर था, अब इसे 5 लीटर कर दिया जाए। पहले 2 लीटर था, अब 5 लीटर कर दिया जाए तो नए विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? ठीक है, सवाल समझ में आ गया? चलो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो क्या आया बेटा? n1v1 बराबर n2v2। अब n2 निकालना है मेरे को, तो n2 निकालना है तो n1v1 अपॉन v2। n1 की वैल्यू कितनी है सर? n1 की वैल्यू 2, v1 की वैल्यू कितनी है? 2, v2 की वैल्यू कितनी है? 5। तो आंसर आ गया बेटा 4/5। ऐसे करना होता है ये सवाल। अब कितना पागल बनाते हैं हमारे को, इस इतने से सवाल को घुमा फिरा कर बताते हैं, जबकि सवाल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्रिया से पहले के ग्राम तुल्यांक और क्रिया के बाद के ग्राम तुल्यांक हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट आईआईटी के क्वेश्चन करने के काम भी आता है। दूसरा, ये आपके कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल करने के काम भी आता है। जब आपको स्कूल में ट्राइटेशन कराएंगे यानी अनुमापन करवाएंगे, तो n1v1 बराबर n2v2 कैसे करता है? अब पागल बना रहे हैं हमारे को, क्योंकि हम लोग नहीं समझते, इसीलिए पढ़ाई का कचरा हो रहा है। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है बेटा? अगर इसकी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं तो ये क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है? पहले वन का ग्राम तुल्यांक बराबर सेकंड वाले का ग्राम तुल्यांक। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है, करें ट्राई। अब मैंने सर n2 निकाला, n2 कितना आया? 4/5। मैं इसी सवाल से आपको करके बताता हूं। n1v1 बराबर n2v2 आना चाहिए ना सर? आ जाएगा, देखो आप, n1v1 बराबर n2v2। ये इस डिब्बे को समझाने के लिए बेटा। n1 की वैल्यू 2 है ना, तो 2 × 2, n2 की वैल्यू कितनी है? 4/5। n2 की वैल्यू कितनी? v2 की वैल्यू 5, 4 = 4। चेक कर लो, पागल बना रहे हैं, पागल। सबसे ज्यादा तो आजकल के बच्चों को हर कोई पागल बना रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि क्या चल रहा है सर, पढ़ाई का कचरा हो रहा है। तो पहले का ग्राम तुल्यांक, दूसरे का ग्राम तुल्यांक। अगर किसी में बेटा 4 चीजें हैं, जैसे ए से बी बना, बी से सी बना, सपोज करो ए से बी बना और बी से सी बना, तो ए के ग्राम तुल्यांक बराबर सी के ग्राम तुल्यांक बराबर बी के ग्राम तुल्यांक, ए बी सी सबके ग्राम तुल्यांक बराबर होते हैं, ठीक। अब एक ही विलयन को बढ़ाने घटाने का सवाल करना हो तो कैसे करोगे? n1v1 बराबर n2v2, ठीक है।
अब आता है मिश्रण के लिए नॉर्मलता। मिश्रित या मिश्रण के लिए नॉर्मलता। ठीक है सर, मिश्रण के लिए नॉर्मलता कैसे निकालोगे? एक बार बताओ, क्या अम्ल में अम्ल नहीं मिलाते क्या बेटा? बोलो, अम्ल में अम्ल मिला रहे ना, तो हम ए में पढ़ते हैं, अम्ल में अम्ल मिलाया बेटा, ठीक है। और बी में पढ़ते हैं हम, ठीक है, क्षार में क्षार मिलाया बेटा। और सी में पढ़ते हैं हम, क्षार में अम्ल मिलाया बेटा। अब अगर अम्ल में अम्ल मिलाया होगा तो देखो आप, HCl में H2SO4 मिलाया होगा ना, ठीक है। क्षार में क्षार मिलाया तो NaOH में KOH मिलाया होगा। क्षार यानी कि NaOH में HCl मिलाया होगा बेटा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको मान लेते हैं अम्ल 1 और इसको अम्ल 2, ठीक है। मान लिया सर मैंने, क्या माना कि ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है बेटा। अब आप बताओ, इसकी मोलरता होगी तो वो M1 हो जाएगा, इसका आयतन V1 है ना, इसकी मोलरता सॉरी नॉर्मलता ले लेते हैं, इसकी नॉर्मलता N1, इसकी नॉर्मलता N2 और इसका आयतन V2, ठीक। इसके लिए नॉर्मलता N1 आयतन V1, नॉर्मलता N2 आयतन V2। यहां पर क्या माने सर, इसके लिए नॉर्मलता N1 आयतन V1, नॉर्मलता N2 और आयतन V2। बोलो, आई यहां तक बात समझ है? अब क्या हो रहा है सर कि मिश्रण बना, अम्ल में अम्ल बनाया तो मिश्रण बना। अब इस मिश्रण की क्या बतानी है? नॉर्मलता। और यहां भी क्या बना सर? मिश्रण। उस मिश्रण की भी क्या बतानी है? नॉर्मलता। यहां पर अब सोचो बेटा, जब क्षार में अम्ल मिलाएंगे तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या करते हैं? खा जाते हैं। अर्थात क्षार अम्ल के गुणों को खा जाएगा, क्षार अम्ल के गुणों को खा गया, अम्ल क्षार के गुणों को खा गया। तो यहां पर जो ये आएगा वो शेष बचा मिश्रण होगा बेटा। अब वो शेष बचा मिश्रण अम्ल भी हो सकता है और क्षार भी हो सकता है। पर कैसे पता चलेगा सर? तो मैं बता रहा हूं, अगर 1 की वैल्यू बड़ी है किससे? 2 से। 1 की वैल्यू बड़ी है 2 से, यानी क्षार की वैल्यू बड़ी है अम्ल से, तो आपका मिश्रण कहलाएगा क्षारीय बेटा, ठीक है। अगर 2 की वैल्यू बड़ी है 1 से तो आपका मिश्रण कहलाएगा अम्लीय। और अगर 1 की वैल्यू दूसरे के बराबर है तो आपका मिश्रण कहलाएगा उदासीन। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? क्योंकि देखो 1 क्षार को बता रहा है और 2 अम्ल को बता रहा है, तो अगर 1 की वैल्यू बड़ी है 2 से तो आपका मिश्रण क्षारीय होगा, ठीक। आगे यहां तक बेटा बात समझे? अब इनके लिए और इनके लिए फॉर्मूले क्या है? देखो, ए और बी के फॉर्मूले तो सेम है,
बस फर्क इतना सा है कि ये मिश्रण अम्लीय कहलाएगा, वो मिश्रण क्षारीय कहलाएगा। तो ए और बी के सूत्र, ए और बी के लिए सूत्र देखो कैसे निकालेंगे। एन मिक्स बराबर मिश्रण की नॉर्मलता N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये लो बेटा, याद कर लो। अम्ल में अम्ल मिलाना हो तब भी यही फॉर्मूला काम आएगा, क्षार में क्षार मिलाना हो तब भी यही फॉर्मूला काम आएगा। लेकिन बेटा अगर हमने अम्ल में क्या मिलाया, क्षार मिलाया, अम्ल में क्षार मिलाया तो फॉर्मूला ये काम नहीं आएगा, फिर आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो क्या करते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा, फॉर्मूला समझाता हूं आपको। तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा सर? तो एक बात बताओ, एन मिक्स बराबर N1V1 माइनस N2V2 माइनस हो गया V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला काम करता है इस तरह के सवालों को करने के लिए। आ गया बेटा यहां तक आपको समझ में? क्लियर यहां तक? आगे पढ़ाऊं मैं? क्लियर यहां तक? अब देखो, अब मेरे पास अम्ल में अम्ल मिलाने का सवाल हो गया, क्षार में क्षार मिलाने का सवाल हो गया, और क्षार में अम्ल मिलाने का सवाल हो गया। तो सबका एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2m नॉर्मलता करना है, नॉर्मलता का क्वेश्चन है बेटा ये। 2NHCl 40 ml व 5NH2SO4 60 ml। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4NNaOH 70 ml व 5NKOH 30 ml। तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। 5NNaOH 30 ml व, ठीक है, 4NHCl 70 ml। देखो, अम्ल में अम्ल मिलाने का हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन आपका। ये कौन है? अम्ल। ये भी कौन है? अम्ल। तो अम्ल में अम्ल मिलाने वाला लगा तो फॉर्मूला। तो एन मिक्स कैसे निकालोगे? 2 × 40 प्लस 5 × 60 बटा 40 प्लस 60। अब इसको हल कर लो आप, क्या आंसर आएगा देखो ध्यान से समझो। ये कितना हो गया बेटा? 80 प्लस ये कितना हो गया? 6 पंजे 30, 300। क्लियर? कितना हो गया नीचे? 100। अब बोलो बेटा कैसे आया? ये हो गया 380 बटा 100, 0 से 0 काटो, 3.8 आंसर आया बेटा इसका। दूसरे सवाल को करते हैं, ठीक है। एन मिक्स निकालो सारा, तो 4 × 70 प्लस 5 × 30 बटा 70 प्लस 30। ठीक है, हल करो बेटा इसे। कितना आया? 7 चौक 28, ठीक है, 5 तिया 15, 150 बटा 100। ठीक, 0 का 0 आ गया होगा बेटा यहाँ पे,
है ना। 5 और 8 कितने हुए? 13, 13 का 3, एक ऊपर गया तो 4 हो गया, 1 2 3 और एक वो घात का 4, ये 0, 0 से 0, आंसर कितना आया? 4.3। ठीक है, इस सवाल को करके देखते हैं बेटा। तो एन मिक्स निकालो आप। तो एन मिक्स किसके लिए निकाले सर? है ना, करो। तो 5 इंटू 30 माइनस 4 इंटू 70 बटा नीचे 100 आ गया बेटा, दोनों को जोड़ने पर ये कितना आया सर? 150 माइनस ये कितना आया? 7 चौक 28 बटा 100। अब देखो ये 150 कहां से आया? 150 आया बेटा क्षार से, और 280 कहां से आया? अम्ल से। तो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है, अम्ल की या क्षार की? अम्ल की। तो विलयन यानी मिश्रण की प्रकृति क्या होनी चाहिए? अम्लीय होनी चाहिए, ध्यान रखना बेटा। अब इसमें से इसको घटाओ बेटा, ठीक है, घटाएं। तो 50 और 80 घटाएं। चलो देखो आप, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 8 में से ये गया 5 तो 3 बचा, ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये आ गया 100, 0, 1.3 आंसर आएगा बेटा इसका। ये आपके सांद्रता वाला टॉपिक आईआईटी लेवल, मेडिकल लेवल, जेईई मेंस लेवल तक का पूरा क्लियर हो चुका है बेटा। क्लियर है यहां तक? आगे बात समझ में? चलो अब YouTube चैनल पर मैं नया टॉपिक डालूंगा बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना। अम्लीय और क्षारीय गुणों को समझ लेते हैं, या तो ये कर लो आप, ठीक है, या फिर हम YouTube चैनल पर डालते हैं टॉपिक। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। लेकिन अगर मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं सांद्रता से रिलेटेड, तो फिर अब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ते हैं, विलयन भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम विलयन के अलावा साम्यावस्था भी पढ़ सकते हैं। क्लियर?